गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम कोलाइड का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम, और कोलाइड के वर्गीकरण में हमने सबसे कल जो है भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने परिक्षिप्त अवस्था की भौतिक अवस्था बदल के और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था को बदल कर हमने विभिन्न प्रकार के 8 कोलाइडों के बारे में पढ़ा था। आज हम कोलाइड का जो है दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, और जो दूसरा वर्गीकरण कोलाइड का है वो है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर जो है वो कोलाइड को 2 भागों में बांटा है। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर कोलाइड्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं हमारे द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरे होते हैं हमारे द्रव विरोधी कोलाइड। तो दूसरे नंबर की आप हेडिंग लगा लीजिए, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। 3 वर्गीकरण पढ़े थे अपन ने, पहला हम कर चुके हैं, दूसरा आज हमारे पास में चल रहा है। तो सबसे पहले हम जो है इनको वैसे ही करेंगे अपन, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, और दूसरा है हमारे पास में द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा हमारे पास में है द्रव विरोधी कोलाइड। क्या होता है द्रव स्नेही कोलाइड? पहला अंतर लिखेंगे, वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। पहला अंतर, जिनमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं, तो इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उनको हम द्रव स्नेही कोलाइड हम उनको कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ये बात। दूसरा हम बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड का। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं द्रव विरोधी कोलाइड का। क्या होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड? वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण पाया जाता है। जो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है। और तुम्हें पता है जिनमें आकर्षण होगा वो तो, जिनमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण होगा वो तो स्थायी होंगे। जिनमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में प्रतिकर्षण होगा वो अस्थायी होंगे, मतलब उनको हम जो है सीधे बना नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो हमारा दूसरा अंतर इसी से निकल के आ जाएगा।
कि द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी प्रकृति के होते हैं, और जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। यहां परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण पाया जाने के कारण ये कोलाइड जो होते हैं हमारे स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण ये कोलाइड जो होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तीसरा देखो, हम एक टर्म्स पढ़ेंगे, स्कंदन क्या होता है। स्कंदन को अंग्रेजी में कोएगुलेशन भी हम कहते हैं। देखिए, स्कंदन के अंदर क्या होता है कि जब किसी कोलाइड की परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, जब किसी कोलाइड की परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग कर दिया जाता है, तो वो प्रोसीजर जो होता है हमारा वो स्कंदन कहलाता है, कोएगुलेशन कहलाता है। मतलब किसी भी तरीके से कोलाइड को कोलाइड के रूप में ना रहना, उसे हम स्कंदन कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। तो जो हमारे द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। इनका स्कंदन करने के लिए इनमें कुछ विद्युत अपघट्य जो है वो मिलाए जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं एक बार कि हमारे जो द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं स्थायी प्रकृति के होने के कारण इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता। इनका स्कंदन करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं। तो देखिए इधर तीसरा पॉइंट दिख जाएगा आपको शायद यहां से, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन आसानी से नहीं होता है। इनके स्कंदन के लिए, इनके स्कंदन के लिए कुछ विशेष प्रकार के विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तब जाके स्कंदन होता है। स्कंदन का मतलब मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलके कोलाइड बनाते हैं। किसी भी तरीके से यदि हम परिक्षिप्त अवस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग कर दें तो कोलाइड का अस्तित्व नहीं रहेगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम उसको स्कंदन कहते हैं। ठीक है, और ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, तो इनमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण इनका स्कंदन जो होता है वो आसानी से होता है और शीघ्रता से होता है। ठीक है, तो इसके लिखिए, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन आसानी से व शीघ्रता से होता है। आसानी से व शीघ्रता से होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, और अस्थायी प्रकृति के होने के कारण इनका स्कंदन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अब तक की जो मैंने चीज पढ़ाई आपको कि इनका स्कंदन आसानी से क्यों होता है।
तो ये 3 अंतर मैंने आप लोगों को बेसिकली बता दिए। तीसरा मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अगला चौथा अंतर मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, मतलब इनको अलग करके परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग करके पुनः कोलाइड का निर्माण किया जा सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, और जबकि द्रव विरोधी कोलाइड किस प्रकार के होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य मुख्य अंतर ये जो है 4, या इनके उदाहरण देख लेते हैं अपन। द्रव स्नेही क्लोराइड के उदाहरण है, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन का सॉल्ट। और इस द्रव विरोधी के हैं धातु, सल्फर का सॉल्ट, धातु का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट आदि। ये सभी किसके हैं? जो है द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण हैं। तो ये हमारा जो है दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो समाप्त हुआ। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरे प्रकार का वर्गीकरण। क्या कहता है तीसरे प्रकार का वर्गीकरण? कि परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर वर्गीकरण। क्या लिखोगे? तीसरे प्रकार का वर्गीकरण क्या लिखोगे? परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। लिख लिया होगा आपने हेडिंग। देखो, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर कोलाइड को हमने 3 भागों में बांटा। परिक्षिप्त अवस्था में कणों के आकार के आधार पर हमने कोलाइड को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग हैं? परिक्षिप्त अवस्था में कणों के आकार के आधार पर कोलाइड को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है बहुअणुक कोलाइड। पहला कौन सा है? बहुअणुक कोलाइड। और दूसरा है वृहद अणुक कोलाइड। वृहद अणुक कोलाइड। और तीसरा जो है वो हमारे पास में है
सहचारी कोलाइड। तीसरा कौन सा कोलाइड है? सहचारी कोलाइड। तो परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर हमने कोलाइड को जो है 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला बहुअणु कोलाइड है, दूसरा जो है हमारा वृहद अणु कोलाइड है, और तीसरा जो है हमारा सहचारी कोलाइड है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए बहुअणु कोलाइड। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे? बहुअणु कोलाइड। देखो भाई क्या होता है बहुअणु कोलाइड में। क्या होता है कि जो कोलाइड का निर्माण करने वाले जो परमाणु होते हैं, वे परमाणु जो कोलाइड का निर्माण करेंगे, उन परमाणु का आकार जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है। और जब उन परमाणु का आकार अति सूक्ष्म होता है तो उनका आकार मतलब 10 की घात -7 से भी कम होता है, क्योंकि हमारे पास में कोलाइड की आकृति का पैमाना क्या है? जिन कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से तो अधिक हो और 10 की घात -4 सेंटीमीटर से कम हो, उनको हमने कोलाइड माना है। लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से होता है, क्योंकि कोलाइड निर्माण के लिए आकार का होना 10 की घात -7 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे कण जिनका आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है, वो कण आपस में पास आते हैं और पास आकर एक बड़ा कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार के कोलाइड को हम जो है क्या कहते हैं? इस प्रकार के कोलाइड को हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अणु जुड़ते हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं बहुअणु कोलाइड। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन लोग। लिखिए, वे परमाणु जिनका आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है, वे परमाणु जिनका आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से होता है, वे अति सूक्ष्म परमाणु अत्यंत कम संख्या में जुड़कर कोलाइड का निर्माण करते हैं। कोलाइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के कोलाइड को बहुअणु कोलाइड कहते हैं। बहुअणुक कोलाइड कहते हैं। उदाहरण देखिए बहुअणु कोलाइड का। उदाहरण के लिए सल्फर के जो परमाणु होते हैं उनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। मान लो 10 की घात -7 सेंटीमीटर से भी क्या होता है? सल्फर के परमाणुओं का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो ऐसे हजार परमाणु आपस में जुड़कर और कोलाइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर के परमाणु का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है। 10 की घात अतः 1000 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़कर सल्फर के कोलाइड का निर्माण करते हैं। सल्फर के कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो ये भैया आप लोगों का जो है
बहु अणुक कोलाइड का उदाहरण हो गया। इसके बाद में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वृहद अणुक कोलाइड। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, वृहद अणुक कोलाइड। मिटा देता हूं उसको मैं, वृहद अणुक कोलाइड। क्या होता है वृहद अणुक कोलाइड? वृहद अणुक कोलाइड क्या होता है? वृहद अणुक कोलाइड, वृहद अणुक कोलाइड होता है कि जिन कोलाइड में जो परमाणु होते हैं उन परमाणु का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जब उन परमाणुओं का आकार बड़ा होता है तो कम संख्या में आपस में जुड़कर कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, या फिर अकेला परमाणु ही कोलाइड का निर्माण कर लेता है, क्योंकि उनका आकार 10⁻⁴ के समथिंग होता है। तो उन कोलाइड्स को हम कहते हैं वृहद अणुक कोलाइड। ठीक है, तो लिखेंगे इसके अंदर, जब कोलाइड का निर्माण, कोलाइड का निर्माण करने वाले परमाणु का आकार, कोलाइड का निर्माण करने वाले परमाणु का आकार बहुत बड़ा हो, तो इस स्थिति में केवल एक परमाणु ही कोलाइड का निर्माण करने में, कोलाइड का निर्माण करने में सक्षम होता है। एक सिंगल परमाणु ही जो होता है वो कोलाइड का निर्माण करने में सक्षम होता है। इस प्रकार के कोलाइड को, इस प्रकार के कोलाइड को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड को हम वृहद आणविक कोलाइड हम कहते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं, जिनमें कोलाइड के परमाणुओं का आकार जो होता है लगभग 10⁻⁴ के इर्द गिर्द होता है, तो अकेला परमाणु ही जो है वो कोलाइड का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखिए इनके उदाहरण, वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण के लिए, उदाहरण, इसका उदाहरण है स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन इत्यादि। ये सभी जो हैं वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण हैं। और हमें बहुआणविक कोलाइड्स के अंदर जो कोलाइड कण जो होते हैं उनका आकार 10⁻⁷ से कम होता है, तो उन परमाणुओं को 10⁻⁷ से 10⁻⁴ तक आने के लिए बहुत सारी संख्या में जुड़ना पड़ता है, तब जाके कोलाइड्स का निर्माण होता है। तो बहुत सारे अणु जुड़ते हैं, बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं, इसलिए बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इसका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो 1 या 2 पर संख्या में ही जुड़कर कोलाइड का निर्माण हो जाता है। तो इन कोलाइड्स को हम जो है वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। तो ये हमारा दूसरे क्लासिफिकेशन का 2 कदम है। तीसरा कोलाइड हमें पढ़ना है सहचारी कोलाइड्स। अब ये सहचारी कोलाइड जो हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज अपना लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई है,
तो हम जो है कल की क्लास में सहचारी कोलाइड पढ़ेंगे। आप इन वीडियो को देखें और नोट्स बनाते रहें साथ के साथ में। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।